हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे हैं नीट पीवाईक्यूज की सीरीज। नीट पीवाईक्यूज फिजिक्स के ये जो क्वेश्चंस है उसमें सबसे पहले और जो बेसिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सबको ये टॉपिक बहुत इजी लगता है, आसान लगता है, बट रिमेंबर इस टॉपिक को अलग अलग टॉपिक से कनेक्ट किया जा सकता है। इस टॉपिक में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। लास्ट टॉपिक का फॉर्मूला जो है उस पर बेस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में आ सकता है एंड इजी है, ऐसे समझकर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। बट देखते हैं इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आने वाले जो मतलब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस है उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो कंसंट्रेशन रखो एंड मैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा दूसरा भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उसे सॉल्व करने का लॉजिक या टेक्निक तो बहुत फास्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको लगेगा थोड़ी देर लग रही है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट जो साइमल्टेनियसली मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वह भी बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस टॉपिक में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो लुक हियर एंड लिसन केयरफुली। जो फर्स्ट एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स वो है, देखो, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इप्सिलॉन नॉट इज। अगर ऐसे थोड़े से अलग क्वांटिटीज अगर पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो पहले ध्यान से देखो, याद रखो कि ये क्वांटिटी कौन से फॉर्मूला में आती है। जैसे ऑफ कोर्स आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये आती इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब जो स्टूडेंट्स जस्ट 11th को आए हैं उनको पता नहीं होगा ये फॉर्मूला, थोड़ा सा आपको लर्न करने पड़ेंगे ये फॉर्मूले जब तक वह टॉपिक जिसमें ये क्वांटिटी आने वाली है या ऐसे क्वांटिटीज आने वाले जो आपको पता नहीं, उस टॉपिक तक आने तक आपको ये फॉर्मूले लर्न करने होंगे। एंड जिनका 12th है उनको तो पता ही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एंड जिसका फॉर्मूला है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यूनिट्स डायमेंशन के लिए आप Q1 Q2 को Q इंटू Q कंसिडर कर सकते हैं, Q² एंड डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो मैंने लिखा है इप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी, तो मैं क्या करता हूं इसको इधर ट्रांसफर करता हूं, F को इधर ट्रांसफर करता हूं एंड लिख देता हूं यूनिट ऑफ परमिटिविटी दैट इज इप्सिलॉन नॉट। क्या होगा देखो, Q चार्ज, चार्ज का यूनिट है कूलम स्क्वायर पर, फोर्स इधर चला जाएगा, 1/4 पाई को तो यूनिट नहीं है तो होगा न्यूटन एंड डिस्टेंस मीटर उसका स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर किसमें। माय डियर स्टूडेंट्स ये नहीं, यहां न्यूटन का भी स्क्वायर है तो ये गलत हो सकता है, गलत है। कूलम स्क्वायर चाहिए हमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर है यहां पर है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, सिर्फ स्क्वायर मीटर चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन का आंसर है फोर्थ ऑप्शन। बहुत ही इजी वे से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए तो ही आप इन क्वेश्चंस को फास्ट एंड अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मैंने आपको कहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स टॉपिक लगता तो इजी है, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से पूछे जाते तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो एंड इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपका बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब सोचो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कौन से फॉर्मूला में आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो हीट सेक्शन में आने वाली जो क्वांटिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है। ऑफ कोर्स आपको तुरंत आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में स्टीफन्स लॉ, वहां से इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर and here is a constant known as sigma, known as Stephen Boltzmann's constant sigma। तो डियर स्टूडेंट्स सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर E अपॉन टी रेस टू 4, बट रिमेंबर व्हाट इज E को भूलना नहीं, E इज द इमिसिव पावर एंड इमिसिव पावर मीन्स
amount of heat emitted by the body per unit time per unit area, and this is T4, T raised to 4, टेम्परेचर रेस्ट टू 4। तो यूनिट आसान हो गया। सभी ऑप्शंस में देखो यूनिट वैट डब्ल्यू के टर्म्स में, एंड इसीलिए हमें वैट के टर्म्स में लिखना होगा। तो रिमेंबर क्यू हीट एनर्जी यूनिट है जूल, क्यू का यूनिट जूल, एंड टी टाइम सेकेंड, and my dear student, joule per second is the watt, joule per second is the watt upon area, area means square meter, temperature unit Kelvin, and its power is 4। तो watt per square meter per Kelvin raised to 4। और एक बता दूं मैं आपको, कभी कभी लॉजिक भी काम कर जाता है, आपको थोड़ा सा अंदाजा लेना है, जो ऑप्शन है उस और देखना है, तो आप पूरा कैलकुलेशन न करते हुए भी आपका आंसर मार्क कर सकते हो। देखो ई सिग्मा ई अपॉन टी रेज टू 4, एनर्जी क्यू अपॉन ए टी रेज टू 4, इस टी रेज टू 4 के अलावा जो रिमेनिंग क्वांटिटीज उसमें टेम्परेचर आने वाला नहीं, एंड टेम्परेचर आने वाला नहीं तो टेम्परेचर मींस केल्विन रेज टू 4, सिर्फ ये ऑप्शन में देखना है। ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें के का पावर 4 है, एंड दैट इज फर्स्ट। सो आपका आंसर होगा फर्स्ट। बट फिर भी मैंने आपको टोटल यूनिट डिराइव करके बताया, आपको यह भी याद रखना है कि यूनिट क्या है ये, इसीलिए तो ऐसा थोड़ा बहुत लॉजिक आपने अप्लाई किया तो विद इन टाइम, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप आंसर मार्क कर सकते हो। तो सेकेंड क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा मतलब 11th स्टैंडर्ड में आने वाले स्टूडेंट्स जो है, जस्ट 11th स्टैंडर्ड में जो आए, उनको ये क्वांटिटीज थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है, बट माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा है ये जब टॉपिक, जिन टॉपिक्स में ये क्वांटिटीज है वो टॉपिक्स होने के बाद ये भी आपको बहुत इजी लगेगा। तो देखते थर्ड क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, एंड क्वेश्चन देखिए यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, अगेन 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स इनको ये पता नहीं, 12th स्टैंडर्ड में जो आए, जिनका 11th 12th हुआ है, जो अब अपकमिंग एग्जाम देने वाले, जिनका सिलेबस पूरा हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स भी याद रखो। अक्सर मैंने कहा टॉपिक तो इजी लगता है, बट ऐसे क्वांटिटीज आती है एंड एन वक्त पर इन क्वांटिटीज के फॉर्मूला आपको याद नहीं आते। तो थोड़ा सा देख लो टॉपिक कौन सा है, कौन सा आर्टिकल है, जरा इस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में आने वाली जो क्वांटिटी उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो कि ये क्वांटिटी कौन से फॉर्मूला में आई हुई। तो हम देखते थर्मल कंडक्टिविटी, थोड़ा सा सोचने के बाद आपको याद आ सकता है कि ये हमने हीट सेक्शन में जब देखा है तो उसमें हमने देखा है कि अगर दो प्लेट्स से एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, जो θ1 मैंने कहा ये θ2 टेम्परेचर पर है, एंड इफ θ1 इज ग्रेटर देन θ2, then heat flows from higher temperature to lower temperature, and this heat flow dq और rate of heat flow भी आप बोल सकते हैं dq upon dt is directly proportional to area of this plate। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस θ1 एंड θ2 में, जितना ज्यादा डिफरेंस उतनी हीट ज्यादा फ्लो होगी, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन दिस टू प्लेट्स। एंड माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर कांस्टेंट है K, नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और सिंपली कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। तो बस आपको इसका यूनिट लिखना है, एक बार फॉर्मूला याद आ गया आप यूनिट तो लिख सकते हो आसानी से। अगेन यहां पर आपको ऑब्जर्व करना है जूल में भी वैट में भी। तो पहले हम यहां पर देख सकते हैं dq अपॉन dt, हीट जूल टाइम सेकेंड, एंड जूल पर सेकेंड इज द वैट। तो हम k का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, k इक्वल्स टू dq अपॉन dt, लुक हियर dq अपॉन dt, l मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ए डी थीटा डिनोमिनेटर पर होगा। तो देखो यूनिट लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, dq अपॉन dt जूल पर सेकेंड, वैट, लेंथ मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसल, मीटर, टेम्परेचर डिफरेंस के, केल्विन, वैट पर मीटर पर केल्विन पहले है क्या वह देखो, वैट पर मीटर पर केल्विन विथ नेगेटिव पावर्स यू कैन राइट पर मीटर पर केल्विन।
तो माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ ऑप्शन, वैट पर मीटर पर किलो। देखो कितने इजी वे से आप ये सभी यूनिट्स लिख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको मैं जो बता रहा हूं फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो आने वाली एग्जाम है 5 मई को, अब 4 दिन बाकी है, तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, ये पूरे फॉर्मूले अच्छी तरह से एक बार रिवाइज करो। एंड फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए मैंने कहा था आपको पूरे 2 साल मैंने आपको फॉर्मूला नोटबुक बनाने के लिए कहा था। अगर आपने बनाई नहीं होगी नोटबुक या आपकी वो सिस्टमैटिक नहीं होगी तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने वीआईपी फिजिक्स में मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड का सेपरेट फॉर्मूला बुक बनाया है, 12th स्टैंडर्ड का सेपरेट फॉर्मूला बुक बनाया है। आप वो अगर कलेक्ट नहीं किया होगा वो हमारे ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हो। एंड ये फॉर्मूला बुक अब इन दिनों में आपको बहुत काम आने वाला है। आपको जाते जाते भी आप ये फॉर्मूला पढ़कर जा सकते हैं, हो सकते हैं उस फॉर्मूला पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप अगर जाते वक्त पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूला याद आएगा एंड एक फॉर्मूला आपको 4 मार्क्स दे सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इससे इस टाइप के फॉर्मूले एन वक्त पर याद आनी चाहिए आपको, इसलिए आप फॉर्मूला बुक यूज करना मत भूलो। See the next question, question number 4. The damping force on an oscillator is directly proportional to the velocity, the unit of constant of proportionality. बहुत ही सिंपल होते कुछ क्वेश्चंस, जनरल लॉजिक लगाया ना आपने तो भी आपको आंसर आ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड फोर्स इक्वल्स टू, यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बी से डिनोट कर रहा हूं मैं, एंड बी इक्वल्स टू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला होगा एफ बाय वी। तो आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूनिट बता सकते हो या नहीं? फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, बट न्यूटन क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट। मास इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड मास इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट यहां लिख देता हूं। चलो, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, याद होना चाहिए। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, वेलोसिटी इज द मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया, सेकेंड स्क्वायर में से एक सेकेंड कैंसिल हो गया, सो इट्स किलोग्राम पर सेकेंड। तो किलोग्राम पर सेकेंड मतलब ये देखो, इसको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है बस उसका यूज करो प्रॉपरली एंड यूनिट डिराइव करो, बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं आप। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से सॉल्व करते आने चाहिए। एंड देखो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं नेक्स्ट, x इक्वल्स टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, सी द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन देखो माय डियर स्टूडेंट, x इक्वल्स टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, x इक्वल्स टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर। इस इक्वेशन में ए भी आपको कहा है कांस्टेंट है, x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स, रिमेंबर x इज इन किलोमीटर while t is the time in second, but time is not given in hour, it is in second। and आपको पूछा है then the unit of b is, b का यूनिट। ऐसे इक्वेशन करके रखो, a का यूनिट पूछा जा सकता है, b का यूनिट पूछा जा सकता है, a एंड b का डायमेंशंस पूछा जा सकता है, a अपॉन b का डायमेंशन यूनिट्स या उनका a इंटू b प्रोडक्ट का यूनिट पूछा जा सकता है। वे सेम है, चाहे यूनिट पूछने तो या डायमेंशन, बेसिक है। जिन दो टर्म्स की एडिशन है या इनमें जितने टर्म्स हैं, इफ द इक्वेशन इज करेक्ट देन डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, बीटी स्क्वायर ये एक टर्म एंड एक्स एक टर्म, दोनों का यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम है। बी का फाइंड करना है हमें, मतलब b इस क्वांटिटी का यूनिट होगा यूनिट ऑफ x बाय टी स्क्वायर। x इज इन किलोमीटर
x इज इन किलोमीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड, तो टाइम का स्क्वायर है सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर स्क्वायर सेकेंड, किलोमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। कितना इजी है, बस प्रैक्टिस करते रहना है हमें, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है हमें। एंड अगर ऐसे आप इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, परफेक्शन आएगा आपका, आप बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। तो जरा ध्यान से सुनो और अच्छी तरह से वे समझ लो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। E and G denote energy and gravitational constant. E upon G has the dimensions of E upon G, इनका डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो देखो E क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अलग अलग वे से। एक बार आपकी अगर आइडिया क्लियर है ना, तो बहुत अलग अलग वे से आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। वैसे एनर्जी एंड G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनका डायमेंशन लर्न है, फास्ट सॉल्व कर सकते। दूसरा वे लर्न नहीं ना, आप ऐसे कर सकते, E अपॉन G इस तरह से। E इज द एनर्जी एंड एनर्जी मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, डायमेंशंस जो है उसके बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे फोर्स आपको पता है G m1 m2 मतलब m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 मासेस है ना, दोनों भी मासेस है, तो डायमेंशन यूनिट लिखने के लिए मास स्क्वायर, तो G क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एफ आर स्क्वायर, G हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, अपॉन एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर ऊपर, डायमेंशन हमें लिखना है, फोर्स को कर दो कैंसिल, इसका डायमेंशन देखो E अपॉन G का डायमेंशन देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो ये मास है, ये लेंथ है, मास m2, लेंथ L1 L2, L2 ऊपर चला जाएगा L माइनस 1, M2 L माइनस 1 T0, M2 L माइनस 1 T0। अब ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन आपने लर्न किया है, M1 L1 T माइनस 2, एनर्जी वर्क डन, बस लेंथ का पावर 2 हो जाएगा, मतलब M1 L2 T माइनस 2। G का डायमेंशन भी डिराइव कर सकते हैं यहां से, एंड आपको लर्न भी होगा M1 अपॉन M2, M2 ऊपर गया M माइनस 1 माई डियर स्टूडेंट्स, L3 होगा T माइनस 2 होगा, T माइनस 2 कैंसिल, M1 M माइनस 1, M ऊपर गया M2, L3 ऊपर गया 3 माइनस 2 1, सॉरी M माइनस 1, ये देखते G का डायमेंशन, G का डायमेंशन देखना होगा हमें, G का डायमेंशन यहां से डिराइव कर सकते एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन देखो, हाँ दोनों चेक कर लेते हैं, फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T माइनस 2 आर स्क्वायर या L3 कर देते हैं, M2 कर देते हैं, बराबर है M माइनस 1 L3 T माइनस 2, यहां कुछ हुआ होगा चेक करते, तो हमारा डायमेंशन आना चाहिए M2 तो आना चाहिए, बराबर है 3 ऊपर गया माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 करेक्ट तो है, एंड T0 करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम। मैं बता रहा था E अपॉन G का डायमेंशन फोर्स डिस्प्लेसमेंट मतलब एनर्जी, एंड M माइनस 1 L3 T माइनस 2 लर्न तो किया होगा, G का डायमेंशन इतनी बार आया है, वही मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया, तो वे चाहे कोई भी हो आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। एंड ये एक बात है, वहां पर आपकी एग्जाम होती तो ऑफ कोर्स आप पर थोड़ा बर्डन होता है, प्रेशर होता है, गलती होने की पॉसिबिलिटी, कोई भी पर्सन है उससे गलती हो सकती, गलती नहीं होंगी तो गलती हर एक से होंगी, तो ही आप मतलब ये याद रखना है, गलती होती तो उस पर थोड़ा कंसंट्रेशन रखना कि ये गलती फिर से नहीं होनी चाहिए, हर किससे हो सकती, गलती नहीं होंगी तो फिर आप तो भगवान ही हो गए। मैंने कहा गलती होने वाली, लेकिन इस गलती पर कंसंट्रेशन करना है, वो फिर से होना नहीं चाहिए, ऐसी कोशिश करना है हमें। तो देखते क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन, चलो देखते हैं। इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज, डायमेंशन दिया है ऑलरेडी किसका, वेलोसिटी का,
इन टर्म्स ऑफ ईटा रो आर। क्या है ये? ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो डेंसिटी, आर है रेडियस। एंड आपको कहा है देन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के। अलग अलग तरीके कैसे हैं मतलब वह भी मैं बता रहा हूं, बहुत सारे मतलब वेज है। बट डियर स्टूडेंट्स, हमें कोई भी एक वे, जिस वे से आप सॉल्व कर सकते हो अच्छी तरह से, वह यूज करना है। देखो हम इन वेज को यूज करते हैं डायमेंशंस के बेसिस पर। अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, इसका डायमेंशन दिया है ईटा रेस टू एक्स, रो रेस टू वाई एंड आर रेस टू जेड। आर इज द रेडियस, है ना। तो यहां पर इन सबका डायमेंशंस निकालना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालो। रो मतलब डेंसिटी का डायमेंशन हमें पता है m1 L -3, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास 1 L -3। इसका पावर y है तो मैं लिख देता my L -3y, r z, r मतलब लेंथ, उसका पावर 1 z। अब बचा ईटा, उसका फॉर्मूला याद आना चाहिए अक्सर। और एक बात याद रखो, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ, ये जो कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटीज लगती है ना, उसके डायमेंशंस यूनिट्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं ये डायमेंशंस। फोर्स तो याद करो फॉर्मूला, फोर्स इज ईटा, एरिया, विस्कस फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, dv/dx। ओके। अगर नहीं आया तो और एक फॉर्मूला आप याद कर सकते जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूं, स्टोक्स लॉ। F विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो एंड उसका यूज करके आप डायमेंशंस लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से डिराइव करो ना तो यहां से डिराइव करो, कोई भी आसान है। इससे भी डिराइव कर सकते हैं, मैंने कहा इससे। अब 6 पाई को डायमेंशन नहीं है, ईटा का डायमेंशन देखो, फोर्स F अपॉन आर वी का डायमेंशन देखो। फोर्स उसका डायमेंशन हमें पता है क्या है, m1 L1 T-2, लर्न किया है आप लोगों ने। आर रेडियस है L1 इंटू वेलोसिटी L1 T-1। तो चलो यहां पर ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। m क्या है, m1 है, L1 L1 कैंसल, एक L ऊपर गया, L -1, T-1 ऊपर गया, +1, -2 +1 हो गया माय डियर स्टूडेंट्स -1, उसका पावर x है, उसका पावर x है। देखो इधर थोड़ा सा लिख देता हूं मैं इसको। ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझो। इन क्वेश्चंस को माय डियर स्टूडेंट्स समझो, अच्छी तरह से समझो। एक मिनट, चलो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, वही लिख देंगे। ओके, यहां लिख देता हूं, समझ लो। देखो m रेस टू x, m रेस टू y, दो जगह है तो m का पावर होगा x प्लस वाई। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, x प्लस वाई। लेंथ देखो, लेंथ का पावर है -1। अब इधर थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, ब्रॉडली दिखाई दे रहा है क्या, चेक करता हूं मैं उस पर, दिखाई दे रहा है क्या, L-1 दिखाई दे रहा है, गुड। L-1 इंटू एक्स तो हो जाएगा L, देखो L -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, L यहां पर है -3y प्लस जेड एंड टी का पावर देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एक ही जगह है -x, टी का पावर क्या हो जाएगा -x, टी का पावर हो जाएगा -x। जरा चेक करो अच्छी तरह से, mx प्लस y, m दो ही जगह पर है, L -1 -3y मतलब -x -3y प्लस z
एंड टी एक ही जगह पर -x। इधर क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब मास उसमें 0 है, लेंथ का पावर 1 है एंड टी का पावर -1 है। चलो कंपेयर करते हैं इसको, चलो इसको कंपेयर करते हैं। देखो मास का पावर मतलब x प्लस वाई की जगह पर क्या है, x प्लस वाई की जगह पर 0 है। t का पावर -x है माय डियर स्टूडेंट्स, -x इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 1 है एंड x मतलब ईटा का पावर, तो यहां पर लिखते जाओ v इक्वल्स टू, ओ डायरेक्ट ही फाइंड करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, x हमें मिल गया, x की वैल्यू मिल गई 1 एंड अगर x प्लस वाई 0 है तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -x मतलब -1। तो पहले इन दोनों को चेक करते, x1 एंड y -1 कौन से ऑप्शन में, x1 मतलब x पहले होगा, x1 एंड y -1, 1 एंड -1 एक ही ऑप्शन में है माय डियर स्टूडेंट्स, x1 एंड y -1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, है ना इजी। लेकिन डायमेंशंस का जो यूज देखा है हमने, उस यूज पर बेस्ड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। एनर्जी वेलोसिटी टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल, एनर्जी वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं, लेकिन कंसिडर किए तो इन दैट केस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा। तो ऐसे केस में अलग अलग वेज हैं, आप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये वे ऐसा है, अगर आपको जिसका फॉर्मूला चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, किसका चाहिए, सरफेस टेंशन को, चलो यस कंसीडर करते, सरफेस टेंशन का डायमेंशन आपको चाहिए एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम के टर्म्स में, बराबर है, एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम के टर्म्स में, यस एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम के टर्म्स में। तो जो चाहिए ई सरफेस टेंशन में कितना है ये देखना है हमें, तो उसके लिए क्या करो, इसके पावर्स कंसीडर करो x y z, मतलब हमें x y z की वैल्यूज फाइंड करना है डायमेंशंस का यूज करके। तो एनर्जी तो हमें पता है, वर्क डन मास m1 L2 T माइनस 2, एनर्जी का फॉर्मूला m1 L2 T माइनस 2, x पावर है, उसका पावर x से, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं mx 2x माइनस 2x, केयरफुली करना है। वेलोसिटी मतलब L1 T माइनस 1, उसका पावर y मतलब Ly T माइनस 1y, मतलब y लिख देते हैं माइनस y, तो माय डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस y, L1 T माइनस 1 एंड t इज द टाइम, टाइम तो 1 है, उसका पावर हो जाएगा z एंड सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स m1 L1 T माइनस 2 अपॉन L1, L1 कैंसल, mt माइनस 2 m L0 इसका मतलब T माइनस 2, करते हैं ना पावर्स को कंपेयर, तो आ जाएगा आपका आंसर फास्ट। देखो m का पावर x इधर है 1, नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो x की वैल्यू आ गई 1, लेंथ है यहां पर, सॉरी हाँ m के पावर एक ही जगह पर है, ओके। अब लेंथ को जरा केयरफुली देखते, लेकिन E1 किस में, दो ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में, तो लेंथ का जरा केयरफुली देखो। अब इधर साइड से कंपेयर करते हैं, L का पावर दो जगह पर है 2x y, दो जगह पर, मल्टीप्लीकेशन बेस सेम पावर्स की एडिशन 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माय डियर स्टूडेंट्स, लेंथ का पावर 2x प्लस वाई एंड उसकी जगह पर है 0, x कितना है 1, 2 इंटू 1 2, y इक्वल्स टू प्लस 2 उधर गया माइनस 2, तो हमें देखना है E1 है लेकिन v माइनस 2 है, v माइनस 2 कहाँ है, v माइनस 2 दो ऑप्शन में, मतलब दो तो चले गए, t का पावर फाइंड ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा किया कि दो आप फाइंड करेंगे तो ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन दोनों सिमिलर, ऐसा भी होता है बहुत सारी बार। तो चलो t का पावर ढूंढते हैं, t
t कितने जगह पर है, 3 जगह पर है, -2x माइनस वाई एंड प्लस जेड। माय डियर स्टूडेंट्स, t का पावर, इधर क्या है t का पावर, t इक्वल्स टू -2, t इक्वल्स टू -2। चलो x 1 है, -2 इंटू 1 -2 माइनस y कितना है -2 है, तो माइनस माइनस +2 प्लस z इक्वल्स टू -2। तो माय डियर स्टूडेंट्स -2 + 2 कैंसल एंड हमें मिलेगा z इक्वल्स टू -2, t का पावर -2 एंड इसीलिए हो गया ऑप्शन 2, इसीलिए हो गया करेक्ट ऑप्शन 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से, कॉन्शियसली, बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करना है, अदरवाइज मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आने वाले जो क्वेश्चंस है उनमें अगर मिस्टेक हो गई तो आपका स्कोर बहुत ही कम आ सकता है, क्योंकि न आने वाले क्वेश्चंस का तो कोई सवाल ही नहीं, वो आ ही नहीं रहे, लेकिन जो आ रहे उसमें गलती कर बैठे आप तो स्कोर तो डाउन होना ही है। तो बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है एंड इसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी इन क्वेश्चंस की। तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन है, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखो और समझ लो इन क्वेश्चंस को। आपको कहा है फोर्स, एरिया, एक्सेलरेशन एंड टाइम, इनके टर्म्स में एनर्जी का फॉर्मूला है ना, ऊपर का जैसा ही क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। एनर्जी के फॉर्मूला में चाहिए हमें फोर्स, एक्सेलरेशन जो कैपिटल ए से डिनोट किया है, एक्सेलरेशन कैपिटल ए से डिनोट किया है, एंड टाइम टी, एफ एक्स ए वाई टी जेड, एक्स वाई जेड के वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी अलग अलग वे से, मैंने कहा फॉर्मूला से ही आप लिख सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट वे, आपकी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो देख, तो एनर्जी इधर लिख दें, तो फोर्स का डायमेंशन हमें पता है m1 l1 t -2, m1 तो mx lx t -2x। एरिया, सॉरी एक्सेलरेशन, ऐसा भी होता है, मैं ये बोल रहा था एक्सेलरेशन है ये, इज नॉट द एरिया, तो जल्दबाजी में हम एरिया का सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन तो हमें पता है L1 t -2, अब उसका पावर y है तो Ly t -2y एंड टाइम है 1, तो हो गया tz। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 माय डियर स्टूडेंट्स t -2। तो कुछ स्टेप्स को मैं अवॉइड कर रहा हूं, डायरेक्टली लिख लाओ, जरा ध्यान से देखो और समझ लो, जरा ध्यान दो और समझ लो अच्छी तरह से। m कितने जगह पर है, एक ही जगह पर, m का पावर क्या है x, इधर क्या है 1, तो x इक्वल्स टू हो गया 1। कुछ स्टेप्स को अवॉइड करना है, एल एक्स एल वाई और कहीं नहीं है, मल्टीप्लीकेशन बेस सेम पावर्स की एडिशन, मतलब x प्लस वाई की जगह पर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स 2, तो x तो 1 है तो y हो गया 2 - 1 1, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1। तो E इक्वल्स टू फॉर्मूला देखो, एफ एक्स, तो इधर लिखते भी जा रहा हूं, एफ एक्स एक्स 1 y 1 है, a का पावर 1 a, एफ ए कौन कौन से ऑप्शन में, एफ ए 3 ऑप्शंस में, जो आ रहे वो ज्यादा ऑप्शंस में। अगर a का पावर -1 होता तो हमें बाकी फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। तो चेक करते हैं अब t का पावर, t कितने जगह पर है, t -2x t -2y प्लस z, देखो -2x -2y प्लस z, t का पावर, एंड दिस इज इक्वल्स टू -2, वह क्या है -2। तो चलो केयरफुली कैलकुलेशन करते, x1 -2 इंटू 1 -2 y की वैल्यू 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस z इक्वल्स टू -2, -2 -4, इधर गया +4 -2, तो z आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 4 - 2 2। तो इसका मतलब
F का पावर 1, A का पावर 1 और T का पावर Z मतलब 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स F82, F82 कैसे क्वेश्चंस, डायमेंशंस के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एंड लॉजिकल क्वेश्चंस। एंड एक बात याद रखो, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप मतलब कोशिश करो पहले स्टॉप करने का। मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं बट पहले क्वेश्चन पढ़ो, स्टॉप करो, फिर चेक करो आपका आंसर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो उसके बाद में आप देख सकते हैं, एंड आ गया तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या है एंड ये आंसर क्या है। तो ऐसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। A physical quantity of the dimensions of length that can be formed out by c g e square upon 4 pi epsilon naught is c velocity, g gravitational constant है and e is the charge। मतलब आपको क्या करना है, a physical quantity of the dimensions of length, जिस क्वांटिटी का डायमेंशंस लेंथ है, ऐसे क्वांटिटी चारों में से कौन सा ऑप्शन में, मतलब इसका डायमेंशन फाइंड करो, इसका फाइंड करो, इसका फाइंड करो, तो वह आपको आना चाहिए लेंथ। तो और एक प्रॉब्लम, ऐसे कंपाउंड क्वांटिटीज माय डियर स्टूडेंट्स अगर दी है तो क्या करना है। तो ऐसे केसेस में माय डियर स्टूडेंट्स आपको पहले देखना है किसी एक जो आसान आपको लगता है या कोई भी एक ऑप्शन में जो क्वांटिटी दी, पहले उसका डायमेंशन निकालो। अगर वह आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उसका ही यूज करके सोचो किसका आ सकता है, मतलब चारों के चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें। तो देख, तो पहले मैं आपको बता रहा इस फर्स्ट क्वांटिटी को देखते, सी स्क्वायर, सी इज द स्पीड, स्पीड का डायमेंशन, इसका डायमेंशन निकाल रहा हूं मैं। सी का डायमेंशन माय डियर स्टूडेंट स्पीड, तो वो है L1 t माइनस 1, लेकिन उसका स्क्वायर है तो L2 t माइनस 2 जी ई स्क्वायर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर सुनो, इनटू करके जो ब्रैकेट में उसका सुनो, तो ऐसे सोचो ये जी है, उसका डायमेंशन आपको लर्न भी हो सकता है, लेकिन उसको जिस फॉर्मूला में है, वो जिस फॉर्मूला में वो आते हैं उसको उस क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो, वो थोड़ा आसान जाता है। जैसे जी का फॉर्मूला आया ग्रेविटेशनल फोर्स में, जी m1 m2 मतलब m स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो जी का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से जी का फॉर्मूला क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, जी का फॉर्मूला होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो जी का फॉर्मूला यहां लिख देते एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम इज द मास। अब सोचो ये फॉर्मूला किसका है, 4 स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, आता है क्या कुछ याद। अगेन मैंने आपको कहा है वो तो अलग अलग टॉपिक्स होने के बाद आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पहले ही बताया, 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 चार्जेस, तो चार्ज दिया E, तो E इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट समझ में, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर इधर ट्रांसफर करो तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, एंड उसका क्या है स्क्वायर रूट, मतलब सॉरी इसका क्या है पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है। तो देखो हर एक पॉइंट पर, हर एक क्वांटिटी पर आपका ध्यान होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो L2 t माइनस 2 इंटू एफ इंटू एफ, उसका स्क्वायर रूट है तो एफ आर स्क्वायर, देखो एफ आर स्क्वायर दो बार, तो उसका स्क्वायर रूट मतलब एफ आर स्क्वायर, एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट एम। देख लेते हैं इसका डायमेंशन लेंथ आता है या नहीं, L2 t माइनस 2 माई डियर स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो और कंसंट्रेशन रखो यहां पर, एफ फोर्स क्या है डायमेंशन m1 L1 t माइनस 2, और एक लिख देता फोर्स डिस्टेंस स्क्वायर है मतलब L2 एंड L3 अपॉन मास m1, तो मास मास तो कैंसिल हो जाएगा, मास मास यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक तो बात फिक्स्ड हो गई L2 t माइनस 2 L3 t माइनस 2, इसका प्रोडक्ट मतलब L लेंथ होगा ही नहीं,
मतलब ये तो कट गया, ये क्लियर हो गया कि ये लेंथ का डायमेंशन है। बट अब तीनों ऑप्शंस में से कौन सा है, अब इसका फाइंड करेंगे, इसका फाइंड करेंगे, और ज्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा सा सोचो, L3T-2 अगर ये डिनोमिनेटर पर आ गया, T-2 तो कैंसिल हो जाएगा, L3/L2 आएगा। L3/L2 मतलब क्या आ सकता है, L। इसका मतलब ये हमारे ऐसे ऑप्शन में ऐसा देखो, ये जो पार्ट है ब्रैकेट में एज इट इज L3T-2, लेकिन ये C² अगर डिनोमिनेटर पर आ गया तो L आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पहले चेक करो, ये सेम। अब इन दोनों को ही चेक करना है, इसमें ये तो सेम नहीं है, लेकिन ये सेम है, तो C² डिनोमिनेटर है, तो बाकी चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन आंसर तो आ गया, आंसर आ गया हमारा, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन मतलब एक को ही चेक किया, बाकी सबको न चेक करते हुए थोड़ा सा अंदाजा, थोड़ा सा लॉजिक लगाया, और बहुत ही कम समय में ऐसे लेंथी क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब चीजें आपको एन वक्त पर, एग्जाम टाइम पर समझ में आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस है देखो, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही फास्ट कर सकते हो, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल टॉपिक। फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, फंडामेंटल कंसीडर करने के बाद मास का डायमेंशन क्या हो, डायमेंशंस के बेसिस पर माय डियर स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस। फोर्स देखो, फोर्स, अब मास का डायमेंशन फाइंड करना है मुझे। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कहना है राइट, मास मींस फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, लेकिन मुझे किसके टर्म्स में लिखना है, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मास, फोर्स, एक्सेलरेशन मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम ऊपर। तो ऐसा देखो ना, फोर्स 1, वेलोसिटी ऊपर गई -1 एंड टाइम 1, तो ऐसा कहीं है क्या डायमेंशन, ऐसा कहीं है क्या डायमेंशन, F V-1, V-1 and T, F V-1 and T। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ वे समझ में आना चाहिए। या तो आप डायमेंशंस के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस को बताया, लेकिन ये भी एक वे है, और बहुत सारे अलग अलग वे से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। देखो, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन किसका है, Young's modulus and energy, impulse and surface tension, angular momentum and work and torque, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सिमिलर। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आप पढ़ते समय मार्क कर सकते हो, आपके वक्त आपका ये लक काम आना चाहिए। आपको जो क्वेश्चन आसानी से आते हैं फाइनल एग्जाम में, वही क्वेश्चन आने तो चाहिए। द डायमेंशंस ऑफ स्टेटमेंट लिखने, डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट रेज टू -1/2। माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी सोचो, ऐसे अगर कंपाउंड क्वांटिटीज आ गए तो सोचो कि वो कौन से फॉर्मूला में, कौन से फॉर्मूला में। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, 1/μ0 इप्सिलॉन नॉट रेज टू -1/2 +1/2, एंड +1/2 मतलब स्क्वायर रूट, मतलब इसका डायमेंशन फाइंड करना, मतलब इसका डायमेंशन। एंड आपको याद आया होगा, एंड न्यू स्टूडेंट जो 11 के उनको पता नहीं, लेकिन याद रखो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड का जो डायमेंशन वही इसका डायमेंशन, मतलब वही इसका डायमेंशन। एंड स्पीड मतलब L1T-1, L1T-1। कुछ क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो बहुत ही फास्ट सॉल्व भी हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो आप पढ़ते समय मार्क करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया M-1 L3T-2। जरा चेक कर लो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यूज करके Fg m1m2m² अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, फोर्स अपॉन m², मतलब g का फॉर्मूला कितना आसान है, Fr² अपॉन m²। करो फाइंड डायमेंशन एंड चेक करो यही आता है या नहीं।
तो ये डायमेंशंस फाइंड करते जाओ। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगने लगेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको कहा, थोड़ा सा जो वे है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो तरीका है उसे समझो, इंटरेस्ट आएगा, बोर नहीं होंगे आप। लेकिन थोड़े से पेशेंस भी रखने होंगे एंड ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए। ये डायमेंशन दिया, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, आपको ये क्वांटिटी कौन सी पूछी, अगर A1 B0 C-1 होगा तो क्या वह वेलोसिटी होगी, मतलब ये डायमेंशन A1 M1 तो वेलोसिटी में मास होता ही नहीं, इनकरेक्ट है। एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, तो जो डायमेंशन आपको फास्ट आते हैं, एक्सेलरेशन का होगा मास A1 दिया है, मास है ये नहीं, रॉन्ग। फोर्स A0 मतलब मास है नहीं, ऐसे बता रहा है, कैंसल। तो प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो हम कहेंगे क्या आएगा, M1, A1 है, करेक्ट है। अब तीनों रॉन्ग है मतलब करेक्ट तो वही आने वाला है, तो ये प्रेशर हो सकता है। तीन ऑप्शंस रॉन्ग है तो क्या चेक करने की जरूरत है भाई, करेक्ट तो फोर्थ ही होगा ना, है ना। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16, my dear students. Which two of the following 5 physical parameters have same dimensions? Same dimensions वाले ढूंढने अभी हमें, तो वह जरा लॉजिक अप्लाई करते हैं। एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग्स मॉड्यूलस, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमेंशनलेस है, तो इसका एंड दूसरे क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम आने की पॉसिबिलिटी कम है, बी वाले छोड़ ही देते, एक ही है, रॉन्ग, चेक कर दे। यंग्स मॉड्यूलस मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, बट स्ट्रेन को डायमेंशन नहीं। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो हमें तो पता है फोर्स का M1 L1 T-2 अपॉन एरिया L2, L1 अपॉन L2 L-1, M1 L-1 T-2, यह है यंग्स मॉड्यूलस। अब देखते हैं एनर्जी डेंसिटी का क्या है, जो है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मतलब M1 L2 T-2, वॉल्यूम मतलब L3, तो क्या होगा डायमेंशन, M1 L-1 T-2। तो A एंड D का कैसा है, सेम, तो ए एंड डी कौन से ऑप्शन में, दैट इज इन थर्ड ऑप्शन। कैसे फाइंड कर सकते हैं, एकदम फास्ट। अब इन क्वांटिटीज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों को डायमेंशन ही नहीं, एक्चुअली डायमेंशनलेस, तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि वह ऑप्शन में नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Dimensions of resistance in electrical circuit in terms of dimension of mass, length, time and current I। तो my dear students, ये भी बहुत फास्ट कर सकते हैं आप। एंड मैंने आपको कहा है, सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़े से फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रखना है। देखो रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला, ओम्स लॉ, V बाय I के टर्म्स में लिखना है। एंड ये फॉर्मूला तो हर एक को पता है, चाहे आप 11th में हो या 12th में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का भी पता होना चाहिए। वर्क अपॉन चार्ज, एंड चार्ज मतलब क्या है, हमें चार्ज के टर्म्स में लिखना नहीं, Q इक्वल्स टू IT, एंड ये I स्क्वायर। तो वर्क में तो I है नहीं, I-2 किस में पहले चेक करो, I-2 माय डियर स्टूडेंट्स एक ही ऑप्शन में, आपको बाकी कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, मैंने कहा ऐसा लॉजिक भी काम कर जाता है। तो हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन, एंड बाकी आप डिराइव करके चेक कर लेना कि यही आता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल, बेस्ट क्वेश्चन है, उस पर जरा कॉन्सेंट्रेट करो और समझ लो क्या कहा है इस क्वेश्चन में। क्या कहा है माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया है आपको एक इक्वेशन V इक्वल्स टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C, एंड कहा है ABC कांस्टेंट है, डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। इसमें भी थोड़ा सा अगर आपने लॉजिक अप्लाई किया, बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर आप फाइंड कर सकते हो। ABC
इनके डायमेंशन, C इज एडेड इन T, तो C एंड T का डायमेंशन सेम, तो C का डायमेंशन होगा T1। पहले लास्ट में C पूछा है, लास्ट में C, तो लास्ट वाले इसमें T किस में, लास्ट वाले इसमें T किस में, माय डियर स्टूडेंट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो नो नीड टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे B का भी फाइंड कर सकते हैं, इसका भी फाइंड कर सकते हैं। देखो अब समझ लो, A का भी फाइंड करना आसान है, V एंड AT का डायमेंशन सेम, तो डायमेंशंस ऑफ A मतलब डायमेंशंस ऑफ V अपॉन T। क्रॉस चेक करने के लिए C का फाइंड करते, A भी चेक कर लेते, V L1 T माइनस 1, T1 ऊपर गया, -1 -1 -2, तो आ गया A का L T माइनस 2। आपको अगर कंफ्यूजन है तो 2 का चेक कर लिया हमने। तो इस तरह आप क्वेश्चंस के आंसर चेक कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। सी द क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशंस ऑफ, देखो देखो जरा, देखो देखो, डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। अलग अलग वेज हैं सॉल्व करने के, अलग अलग वेज है, एंड उसके बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हैं, डायमेंशंस के बेसिस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे कुछ टॉपिक होंगे तो उसके बेसिस पर। ऐसा एक फॉर्मूला है, ऐसा एक थ्योरम है, एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला I ओमेगा इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, n नंबर है, 2 पाई नंबर है, तो आपको सिंपली पूछा है h। अब ये डायमेंशनली कुछ काम करना, डायमेंशनलेस, h एंड I ओमेगा का डायमेंशन सेम, मतलब h अपॉन I का डायमेंशन मतलब ओमेगा का डायमेंशन, एंड ओमेगा का डायमेंशन पता है आपको t माइनस 1, दैट इज डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ में आया तो ऐसे कर सकते हैं, एनर्जी मतलब h न्यू, h मतलब E अपॉन न्यू, फ्रीक्वेंसी h E अपॉन न्यू, I mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जरा याद रखिए, एनर्जी m1 L2 T माइनस 2, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको पता है T माइनस 1, मास m1 R L2। तो माय डियर स्टूडेंट चेक कर लो, सब लोग अच्छी तरह से जरा चेक कर लो, जो मैं बता रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। m1 कैंसल, L2 कैंसल, -1 ऊपर +1 एंड -2 +1 -1 एंड T माइनस 1 डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेज अलग अलग है, 12th वालों के लिए जिनका सिलेबस हुआ है उनको ये भी समझ में आएगा, 11th वाले स्टूडेंट जो अभी आए हैं वो इस वे से कर सकते हैं या ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर का यूनिट्स एंड मेजरमेंट PYQs का ये एक लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, एंड फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पूछा है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या है। फिर से 11th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आएगा, 12th जो अभी एग्जाम देने वाले उनको तो समझ में आ सकता है। सोचो ऐसे कंपाउंड क्वांटिटीज का डायमेंशन पूछा है तो सोचो ये कौन सा फॉर्मूला या किस फॉर्मूला में आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का, एंड एनर्जी का डायमेंशन तो पता है हमें, वर्क डन m1 L2 T माइनस 2, एंड व्हाट इज वॉल्यूम, इट्स L3। तो m1 सभी ऑप्शन में, L2 अपॉन L3 L माइनस 1, L माइनस 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, एंड हमारा ऑप्शन होगा फिर सेकेंड, है ना इजी। तो माय डियर स्टूडेंट्स टॉपिक बहुत इजी है, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एंड ऐसे आगे के यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स टॉपिक में अब तक पूछे हुए क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।